हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ इस वीडियो में जानेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड के बारे में। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा झारखंड में कॉलोनाइजेशन चल रहा था तो इसके रेसिस्टेंस में जो यहाँ के लोकल पीपल्स थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ना है, इसमें ब्रिटिश किस प्रकार से झारखंड में इंटर किए और कौन कौन से मूवमेंट पीपल्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ये जानने का कोशिश करेंगे। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो मराठा पावर था वो झारखंड में बढ़ने लगा था। ये हम लोग मिडिएवल इंडिया के पोस्ट मिडिएवल में देख चुके थे। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स एज ए ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में इंटर किए तो धीरे धीरे अपना पॉलिटिकल पावर भी बढ़ाने लगे और बहुत सारे एरियाज को एनेक्स करते चले गए, जो कि ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बना। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में और उसके बाद फिर झारखंड में किस प्रकार से इंटर किए। तो ब्रिटिशर्स जब पहली बार आए तो वो इंडिया में रूल करने के लिए नहीं बल्कि ट्रेडिंग रिलेशंस को बढ़ाने आए थे। जो यहाँ के स्पाइसेस, कॉटन्स और जो क्लोथ्स था वो यहाँ से इंपोर्ट करते थे। उसके बाद धीरे धीरे एक स्टेट करके धीरे धीरे अपना कब्जा करते चले गए। चलिए अब हम लोग समझते हैं झारखंड में ब्रिटिश इंडिया का किस प्रकार से अराइवल हुआ। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में मुगल एम्पायर शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवाने राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। उस समय जो झारखंड था वो बिहार का पार्ट हुआ करता था, तो झारखंड भी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुका था। झारखंड का ब्रिटिश में जो ब्रिटिशर्स का अराइवल देखने को मिलता है झारखंड में वो 1767 से देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं जब ब्रिटिशर्स सब झारखंड में आए तो इसके क्या क्या कॉजेस थे। तो कुछ मेन कॉजेस का बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ब्रिटिशर्स थे वो परेशान थे ट्रेड को लेकर, क्योंकि मीर कासिम और मराठास के द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी को अपोज किया जा रहा था। जो गेंजेटिक वैली था बिहार का और झारखंड का संथाल परगना में। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे वो साउथ बिहार का जमींदार जो था, साउथ बिहार अभी का झारखंड बोल सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स सबको फोर्स किया जाता था ट्रिब्यूट पे करने के लिए। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स सब छोटा नागपुर और पलामू के जंगलों में शेल्टर के लिए चले गए। तो जो मराठा था वो रियल थ्रेट बना हुआ था कंपनीज के बिहार के वेस्टर्न फ्रंटियर के लिए, और जो छोटा नागपुर और जो पलामू था वो ब्रिटिशर्स के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसीलिए ब्रिटिशर्स के द्वारा कोशिश किया गया कि वो हिल्स और फोर्ट्स जो छोटा नागपुर और पलामू रीजन में है उसको कंट्रोल में लाया जाए। अब चलिए हम लोग समझते हैं ब्रिटिशर्स का एडवांसमेंट झारखंड के अलग अलग जगहों पर किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं राजमहल के क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स किस तरह से एडवांस किए। तो मुगल पीरियड के दौरान राजमहल का कैपिटल सूजा हुआ करता था। डॉक्टर गब्रिएल भुट्टो को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया था झारखंड के लिए। फिर 1681 तक कंपनी को परमिशन मिला कि वो अपना कॉइन मोनेटाइज कर सके, खुद का पैसा चला सके। लेकिन 1702 आते आते मुगल्स और कंपनी का जो रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड हो गया था, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर्स को मुगल्स के द्वारा इम्प्रिजन में डाला गया था। और फिर 1708 में फिर से सेम इंसिडेंट्स देखने को मिला कंपनी और क्विल खां के बीच। और उसके बाद फिर 1763 में मेजर एटम अटैक देखने को मिला नवाब मीर कासिम और कंपनी के बीच। और उसके बाद फिर जो राजमहल का एरिया था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो राजमहल पर कब्जा देखने को मिलता है वो उस समय ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट नहीं मिला था और उससे पहले ही राजमहल पर कब्जा कर चुके थे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिंहभूम वाले एरिया में ब्रिटिशर्स किस तरह से एडवेंट किए। 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवाने राइट मिलने के बाद ब्रिटिशर्स झारखंड में सिंहभूम के थ्रू इंटर किए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिटिशर्स के द्वारा 1760 में जो वेस्ट बंगाल का मेदिनीपुर एरिया है उसको कंट्रोल में लिया गया, जिसके कारण से सिंहभूम और इसके जो एडजॉइनिंग एरियाज थे उसको ईजिली ब्रिटिश के द्वारा कब्जा कर लिया गया। और उस समय जो सिंहभूम था वो 3 पार्ट में, कहे तो 3 ढालभूम में डिवाइडेड था। ब्रिटिश ऑफिशियल फर्गुसो को सिंहभूम को लूटने के लिए 1767 एडी में असाइन किया गया और उनके द्वारा झारग्राम को जीता गया।
और इस एक्सपेडिशन के कारण रामगढ़, सियालदा और जामबनी के जो रूलर थे उसको ब्रिटिश सबऑर्डिनेशन के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया गया, इसको ब्रिटिश पार्ट में मिला दिया गया। उसके बाद जो कंपनी के फोर्सेस थे वो ढालभुम की ओर आगे बढ़े और ढालभुम के रूलर को हराकर 1767 ईस्वी में वहां पे कब्जा किया। जो ढालभुम के रूलर थे वो मेदिनीपुर की ओर बढ़े और जगन्नाथ ढाल का हत्या करने के बाद इस बैटल को समाप्त किया गया। उसके बाद जो ढालभुम के नेक्स्ट रूलर थे उनको 5500 के एनुअल ट्रिब्यूट पर रखा गया। उसके बाद कुछ समय बाद जो जगन्नाथ ढाल थे वो जो ये 5500 के ट्रिब्यूट पे रखा गया था उसको देने से डिनाई कर दी और वे इंडिपेंडेंट रूलर बनकर रहना चाहते थे। उसके बाद कंपनी के द्वारा लेफ्टिनेंट रूक को ढालभुम की ओर भेजा गया जगन्नाथ ढाल को सबक सिखाने के लिए। इस खबर को सुनकर जो जगन्नाथ ढाल थे वो वहां से भाग गए। उसके बाद लेफ्टिनेंट रूक के द्वारा उसके जो ब्रदर थे नीमू ढाल उसको न्यू किंग बनाया गया और उसके बाद भूमिज रिवोल्ट देखने को मिला कंपनी और जो न्यू किंग थे नीमू ढाल उसके बीच। उसके बाद जो जगन्नाथ ढाल थे वो वेज वार के अगेंस्ट कंपनी से लड़ते रहे और बाद में कंपनी के द्वारा जगन्नाथ ढाल को 1777 ईस्वी में ढालभूम का राजा बना दिया गया और उससे एग्रीमेंट साइन करवा लिया गया कि वो किसी भी रिबेल फोर्सेस को ज्वाइन नहीं करेंगे और उनका जो ट्रिब्यूट था उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तो ये थी सिंहभूम की बात। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पोरहाट के बारे में। तो 1720 में पोरहाट का राजा घनश्याम सिंह थे। घनश्याम सिंह और कंपनी के बीच एग्रीमेंट किया गया जिसमें घनश्याम सिंह कंपनी को ट्रिब्यूट पे करेंगे और बदले में कंपनी के द्वारा उसके टेरिटरी को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। जो पोरहाट के राजा थे वो अपने बेनिफिट के लिए जो सराय किला के रूलर थे वहां से पावरी देवी का स्टैचू को पोरहाट के किंग अपने यहाँ लाना चाहते थे। पोरहाट के किंग घनश्याम सिंह सराय किला और खरसावां पर अपना आधिपत्य जताना चाहते थे और जो होश का सेपरेशन देखने को मिलता है उससे भी वो पीछा छुड़ाना चाहते थे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोल्हान की। तो जो कोल्हान वाला इलाका है जो कि अभी प्रेजेंट में सिंहभूम का इलाका हुआ करता है वो होट ट्राइब का सेंटर हुआ करता था। जो होट ट्राइब्स थे वो फ्रीडम लविंग थे और एक वॉरियर क्लास से बिलोंग करते थे। तो हो ट्राइब को सिंहभूम रूलर्स के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो जो हो ट्राइब का अटैक देखने को मिलता है नागवंशी एरिया में। तो इसके कारण जो ट्रेड रूट था जो कि कोल्हान से पास करता था वो बहुत ही अनसेफ हो गया था और जैसे ही ब्रिटिशर्स का अटेंशन इस एरिया पर पड़ा वैसे ही ब्रिटिशर्स के द्वारा 1820 में मेजर रूपसेज के नेतृत्व में स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेस के साथ हो एरिया को अपराइज करने के लिए उसको सप्रेस करने के लिए सेना भेजा गया और इसमें जो हो ट्राइब्स था उसका हार होने के बाद जो सिंहभूम रूलर थे उससे ब्रिटिशर्स का टैक्स कलेक्शन में हेल्प मिला और फिर कोल रिचर्ड के नेतृत्व में होश से हो ट्राइब से लड़ाई करने के लिए एक बिग आर्मी को तैयार किया गया और 1 महीने के बैटल के बाद हो ट्राइब के द्वारा ब्रिटिशर्स के सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट किया गया। कुछ सालों बाद हो ट्राइब का पार्टिसिपेशन कोल रेबिलियन में 1831 से 1832 के बीच देखने को मिला और फिर 1836 में ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। जो कोल रिवोल्ट चल रहा था इसको सप्रेस कर दिया गया। ये बैटल लगभग 4 महीने तक चला था और फिर होस्ट ट्राइब के द्वारा फरवरी 1837 में अपने आप को ब्रिटिशर्स के सामने सरेंडर कर दिया और ये फर्स्ट टाइम था जब होश का डायरेक्ट रिलेशन कंपनी के साथ देखने को मिला विद द सेम कंडीशन, कुछ कंडीशंस के साथ। और इसी तरह पोरहाट और ढालभूम के राजा को भी कुछ कंडीशंस के साथ कंपनी का रिलेशन देखने को मिलता है। सिंहभूम के रूलर के द्वारा 1890 में ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब चलिए हम लोग समझते हैं पलामू में ब्रिटिशर्स का किस तरह से आगमन देखने को मिलता है। कैप्टन कैमैक अपने फोर्स के साथ 1771 ईस्वी में पलामू में इंटर किया। उस समय जो पलामू था वो चिरंजीत राय के अंडर था और जयनाथ शाह के अंडर था और जब कैमैक के द्वारा पलामू की ओर बढ़ा गया तो ये दोनों चिरंजीत राय और जगन्नाथ राय रामगढ़ की ओर चले गए और इनका जो फोर्ट था पलामू में वो ब्रिटिशर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। जो पटना काउंसिल है 19 फरवरी 1771 को कैमिक के द्वारा इंस्ट्रक्ट दिया गया कि पलामू में अपना पोजीशन ले लिया जाए और फिर गोपाल राय को अपना पपेट राजा कैप्टन कैमिक के द्वारा बनाया गया और पलामू से फिर रेवेन्यू कलेक्ट किया गया। 9 अप्रैल 1771 में पटना काउंसिल के द्वारा
तो जो गोपाल राय और भगवंत सिंह थे, भवानी सिंह, उनको पलामू का फौजदार नियुक्त किया गया। उसके बाद जून 1771 में जो जगन्नाथ सिंह थे, और इसके कारण पलामू में एक बार फिर डिस्टर्बेंस देखा गया और इसको लेफ्टिनेंट मैकेंजी के द्वारा और इसके साथ ही साथ लेफ्टिनेंट कीटिंग और लेफ्टिनेंट कैमेक के द्वारा सेप्रेस कर दिया गया। और फाइनली जो जगन्नाथ सिंह थे वो पलामू छोड़कर सुरगुजा में जाके शेल्टर ले ली, वहीं पे रहने लगे। 1771 के जुलाई के मिड में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे पलामू को अपने अंडर ले लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर में ब्रिटिश का किस तरह से एंट्री देखने को मिलता है। तो यह ऑब्जर्व किया गया है कि छोटा नागपुर को ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत ही इजीली कैप्चर कर लिया गया। छोटा नागपुर में नागवंशी रूलर दिलीप नाथ शाह का किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं देखने को मिलता है। मुकुंद सिंह जो कि रामगढ़ का कंटेम्प्रेरी रूलर हुआ करता था, इसका दिलीप नाथ शाह के साथ किसी भी तरह का फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं देखने को मिलता है। मुकुंद सिंह का बात करें तो इनके द्वारा बहुत सारे एक्सपेडिशन को किया गया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ रियलाइजिंग एरियाज ऑफ रेवेन्यू, और सारे एडवर्स कंडीशन के बावजूद जो नागवंशी रूलर है उनके द्वारा एक लॉयर को सेंड किया गया कैप्टन कैमिक से मिलने के लिए। जब वो कैंपिंग के लिए फरवरी 1771 में जयनगर की ओर जा रहे थे, उनके द्वारा कैमेक को सपोर्ट किया गया पलामू कैंपेन के लिए बाय एक्सटेंडिंग सप्लायर ऑफ अदर नेसेसिटीज। नागवंशी रूलर के द्वारा एक सब ऑर्डिनेट चीफ को भेजा गया बुंदू के राजा को कैमिक को हेल्प करने के लिए, और बाद में दिलीप नाथ शाह के द्वारा सतबरवा में पर्सनली मिला गया। कैमिक और दिलीप नाथ शाह का मुलाकात हुआ और फिर दिलीप नाथ शाह के द्वारा कंपनी के अधिपति को स्वीकार कर लिया गया और 12,000 का रेवेन्यू पे किया गया, और साथ ही साथ मराठा किंग को भी रेवेन्यू पे करना होता था। उसके बाद दिलीप नाथ शाह के द्वारा कैमिक को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया कि वो कंपनी को डायरेक्टली टैक्स पे करेंगे, रामगढ़ के रूलर को देने के बजाय डायरेक्टली कंपनी में टैक्स पे करेंगे। तो उनके इस प्रपोजल को अगस्त 1771 में पटना काउंसिल के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया और दिलीप नाथ शाह के द्वारा 3 साल के लिए पट्टा ग्रांट किया गया। पट्टा एक तरह का एग्रीमेंट पेपर होता है और इसमें जो रेवेन्यू था उसको फिक्स्ड करके 36,000 रुपये कर दिया गया, जिसके ट्रेजरी को पटना के एजिमाबाद में रखा गया। और उसके बाद छोटा नागपुर के लिए ट्रिबल्स और आदिवासी का लैंड को सेफगार्ड करने के लिए 1834 में विल्किंसन लॉ लाया गया, जिसको कि अभी हम लोग CNT एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस विल्किंसन लॉ के थ्रू जो आदिवासी का जमीन था उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया गया। अब चलिए हम लोग समझते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा हजारीबाग को किस तरह से जीता गया। तो हजारीबाग में ब्रिटिश एंट्री के बहुत सारे रीजन थे, जिसमें कि फर्स्ट था जो रामगढ़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हजारीबाग पार्ट के लिए। रामगढ़ का रूलर राजा मुकुंद सिंह के साथ नागवंशी रूलर के साथ डिस्प्यूट देखने को मिलता था, जिसके कारण अंग्रेजों को यहाँ एंट्री लेना बहुत आसान हो गया था। और उस समय रामगढ़ इंटरनल डिस्प्यूट फेस कर रहा था, लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष का भावना था। थर्ड रीज़न का बात करें तो जो रामगढ़ रूलर था उसका एक हॉस्टाइल एटीट्यूड ब्रिटिश के प्रति देखने को मिल रहा था। फोर्थ रीजन का बात करें तो राजा मुकुंद सिंह जो कि चेरोज को ओपनली सपोर्ट किया जा रहा था ब्रिटिशर से लड़ने के लिए। और फिफ्थ स्टेप्स का बात करें तो जो नेबरिंग रूलर थे हजारीबाग के नेबरिंग रूलर, उनसे डिस्प्यूट देखने को मिलता था। तो इन सभी रीजनों के कारण ब्रिटिश का एंट्री हजारीबाग में देखा गया। मुकुंद सिंह के द्वारा एक मैसेंजर सेंड किया गया रामचंद्र सिंह, ताकि मुकुंद सिंह और ब्रिटिशर्स का एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो सके। तो कैप्टन कैमिक के द्वारा इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया और इसको पटना काउंसिल में भेज दिया गया। और फिर पटना काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया गया 21,000 के एनुअल रेवेन्यू को, जो कि 1772 से पे करना था, और इसको भी 3 साल के लिए पट्टा दे दिया गया 1772 से लेकर 1775 तक। लेकिन रामगढ़ के रूलर को ऐसा फील हुआ कि ये जो टैक्स है बहुत ज़्यादा हेवी है, इसको वो चुका नहीं सकेंगे, और वो चाहता था कि जो बकाया है उसको कम किया जाए। लेकिन कैमिक के द्वारा इस प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया गया। उसके बाद मुकुंद सिंह के द्वारा पट्टा को साइन नहीं किया गया और वो फिर इंडिपेंडेंट रहने का फैसला लिए, और उन्होंने यह भी अनाउंस किया कि जो फॉरेन डोमिनेशन है इसको नहीं सहा जा सकता। तो इस एग्रीमेंट के फेल होने से
जो रामगढ़ का रूलर था और ब्रिटिशर्स के बीच हॉस्टाइल जैसा सिचुएशन एराइज हो गया। उसके बाद कैमिक के द्वारा डिसाइड किया गया पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो। और इस समय जो रामगढ़ के रूलर थे वो जो मराठा रूलर थे रतनपुर के उसके साथ मिल गए। उसके बाद मराठा रूलर को रामगढ़ रूलर का बात मान करके मराठा के कुछ वॉरियर्स को झारखंड में भेज दिया गया। तो जो तोरी और कुंडा के जो रूलर थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने के लिए चले गए। उसके बाद तेज सिंह सैकेत के द्वारा क्लेम किया गया कि कैमिक के द्वारा रामगढ़ को एडवांस कर लिया जाए और कैमिक के द्वारा कुछ काउंटर मेजर्स लिए गए कुंडा के इन्वेजन को लेकर। 1772 एडी में ये जो वार था तेज सिंह और मुकुंद सिंह के बीच ब्रेकआउट हो गया और जो पलामू और छोटा नागपुर के रूलर थे उनको तेज सिंह के द्वारा असिस्ट किया गया बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रिटिश। इसके बाद जो तेज सिंह थे वो डिफीट हो गए और भाग करके नवादा चले गए और उसके बाद पटना काउंसिल के द्वारा ऑर्डर दिया गया कि वो रामगढ़ को जाकर अटैक करें। और उसके बाद बहुत सारे स्ट्रेटजी बनाने के बाद जो कैमिक है वो छोटा नागपुर के साइड चले गए और तेज सिंह से फाइट किए। लेकिन जो मुकुंद सिंह थे रामगढ़ के वो फाइट में हिस्सा नहीं लिए और रामगढ़ को ब्रिटिशर्स एम्पायर के थ्रू एनेक्स कर लिया गया। 1773 में एक नया डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ को क्रिएट किया गया और इसमें रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर को ब्रिटिशर्स अपने अधिकार में कर लिए और इनका इंचार्ज कैमिक को बनाया गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो ब्रिटिशर्स हैं वो मानभूम वाले एरिया को किस तरह से कैप्चर किए। जो मानभूम है वो मेनली अभी का धनबाद वाला इलाका को कहा जा सकता है। तो मानभूम को एनेक्स करने का क्रेडिट मेजर फुरगोसो को दिया जाता है। उस समय मानभूम एक बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था जिसमें झरिया, कटरा, पर्रा, बालमुड़ी, बिलरामपुर, पंचेत, रघुनाथपुर, आम्यनगर, जालदा, जयपुर, हिलसा, ईचागढ़, ब्राह्मभूम और चतरा का एरिया देखने को मिलता है। इसमें 5 बड़े जमींदार देखने को मिलते हैं जिसके नाम थे सुपुर, चतरा, मानभूम, बरामभूम और आम्यनगर। ये सब इंडिपेंडेंट हुआ करते थे और जब ब्रिटिश फोर्स इंटर किया तो फुरगोसो के कमांड में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट को फेस किया गया। फाइनली जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा स्मॉल कॉन्टिजेंट को डिप्लॉय किया गया मानभूम वाले एरिया में और एनुअल ट्रिब्यूट को फिक्स किया गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं जो 1857 का रिवोल्ट था इसका झारखंड में किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा। तो माधव सिंह के लीडरशिप में 1857 का विद्रोह झारखंड में देखने को मिला। इसके बाद जो रामगढ़ बटालियन है इसके अगेंस्ट ब्रिटिश रूल देखने को मिला। यह रिवोल्ट झारखंड के रांची में देखने को मिला। इसमें विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राव के द्वारा सपोर्ट किया गया लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा जल्द ही इस रिवोल्ट को सेपरेस कर दिया गया। उसके बाद फिर जो 1857 का रिवोल्ट देखने को मिला झारखंड के सिंहभूम रीजन में वो राजा अर्जुन सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया और यह 1857 का रिवोल्ट को बंगाल के बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज के द्वारा फैलाया गया जो कि यहाँ पे झारखंड में आकर काम करते थे। और इन इंसिडेंट्स के बाद ब्रिटिशर्स का जो चिंता था वो और ज़्यादा बढ़ गया। कंपनी के ऑफिशियल्स के द्वारा एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्रूट करने से पहले वो उनके द्वारा वेरीफाई कर लिया जाता था कि वो कहीं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी से तो नहीं जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं सरायकेला खरसावां में ब्रिटिश का किस तरह से आगमन देखने को मिलता है। तो कंपनी के द्वारा कोशिश किया गया सरायकेला खरसावां में कंट्रोल करने का लेकिन उनका यह एफर्ट फेल्योर साबित हुआ। जो अभी का सरायकेला खरसावां एरिया है वो 1700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है 700 स्क्वायर बाय 225 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और 1934 में दोनों एरिया को मिला करके सरायकेला खरसावां बनाया गया। उसके बाद फिर जो ब्रिटिश रेसिडेंट्स उड़ीसा में था उनको सरायकेला और खरसावां को सौंप दिया गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अराइवल ऑफ क्रिश्चियन धर्म का अराइवल झारखंड में किस प्रकार से फैला। तो जो झारखंड में क्रिश्चियन मिशनरी है वो 1845 से झारखंड में इंटर किए। जो गौसनेर मिशन है वो पहला क्रिश्चियन मिशन था जो कि झारखंड में आया था। 4 प्रोपोगेटर्स को जर्मन फादर जीएस गौसनेर के द्वारा 2 नवंबर 1845 को भेजा गया जिसके नाम थे माइलो स्कॉच, कैल्सर अगस्त ब्रेंट, फेडरिक वाटर और थियोडोर जैक। 1 दिसंबर 1845 को ऑर्फेन्स जो अनाथ थे, विडोज और पुअर्स का हेल्प के पर्पज से
बीथे साधा जो हाउस ऑफ पीटी है उसको इस्टेब्लिश किया गया ताकि इन लोगों का हेल्प हो सके। 9 जून 1845 को 4 कबीर पंथी आदिवासी जो कि नवीन, बंधु, घुरेन और कैशव, इन लोगों को क्रिश्चियन मिशन में शामिल कर लिया गया और इस मिशन को 4 जगह इस्टेब्लिश किया गया। गोविंदपुर 1850 में, 1854 चाईबासा में, 1854 में ही हजारीबाग में और 1855 पिठोरिया में जो कि रांची के नज़दीक पड़ता है। उसके बाद जो एंग्लिसियन मिशन था जिसको चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन के नाम से भी जानते हैं, वो अप्रैल 1869 को झारखंड में इंटर किए। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन 1869 को स्टार्ट हुआ। यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड को गिरिडीह के पचम्बा में 1871 में इस मिशन को स्टार्ट किया गया। उसके बाद डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज को 1899 में स्टार्ट किया गया। तो नॉर्थ इंडिया में जो जीई कैथोलिक चर्च था वो पहला ऐसा चर्च था जो कि मॉडर्न एजुकेशन झारखंड में फैलाया गया। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।